आज के एपिसोड में हम बात करेंगे युवल नोआ हरारी की किताब के बारे में जिसका नाम है सेपियंस। बहुत ही पावरफुल और वर्ल्ड वाइड एक्लेम्ड किताब है विच टॉक्स अबाउट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। इस किताब के ऑथर युवल नोआ हरारी एक इजरायली हिस्टोरियन है और वो हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम में हिस्ट्री के प्रोफेसर भी हैं। और सेपियंस के साथ साथ उन्होंने 2 किताबें और लिखी हैं, होमो डियस एंड 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। सेपियंस की वुड यू बिलीव दुनिया भर में 20 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं एंड दिस बुक हैज़ पर्सनली बीन रिकमेंडेड बाय मार्क ज़करबर्ग, बराक ओबामा, बिल गेट्स एंड मेनी अदर्स। अगर आपके मन में कभी सवाल उठते हैं ना कि मैं कौन हूँ, हमारे पूर्वज कौन हैं, हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ, आज हम जहाँ हैं वहाँ तक कैसे पहुँचे, तो आज का ये एपिसोड है खास आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और जब मैं सेपियंस पढ़ रही थी तो हर चैप्टर पर ऐसा लग रहा था कि वाह क्या लिखा है और कभी ये चैप्टर खत्म ना हो, इट इज सो इंटरेस्टिंग। और फिर एक नया चैप्टर शुरू होता था एंड अगेन आई वुड एंड अप फीलिंग द सेम। सो इट्स अ ब्रिलियंट बुक एंड एवरी पेज इज एन आई ओपनर। माना जाता है कि इस किताब ने नॉन फिक्शन बुक सेगमेंट को कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज किया है और रीडर्स को ब्रेनी बुक्स की तरफ एक बार फिर से अट्रैक्ट किया है। तो इस किताब से मुझे जो नॉलेज मिली है वो मैं आपसे आज शेयर करूंगी बस कुछ ही देर में। बट बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं देन आई एम एक्साइटेड टू शेयर विद यू दैट दिस चैनल इज अबाउट बुक्स एंड बिजनेस। मैं हर मंगलवार को हिंदी में और हर फ्राइडे को इंग्लिश में एक नया एपिसोड पोस्ट करती हूँ। तो अगर आपको बुक्स और बिजनेस की नॉलेज में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ थ्रू अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, सेपियंस। क्योंकि इस किताब में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, तो इस बुक को हम 2 एपिसोड्स में कवर करेंगे। ऑल्सो टाइम एंड अगेन मैं बार बार या तो सेपियंस वर्ड बोलूँगी या होमो सेपियंस बोलूँगी, जिसका मतलब है ह्यूमन बींग्स, इंसान, यानी कि हम। करीब 2.5 मिलियन ईयर्स पहले होमो सेपियंस की एक नहीं बल्कि कई प्रजातियाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इवॉल्व हो रही थी, जिन्हें हम कॉमनली एप्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि होमो इरेक्टस जो कि एशिया के ट्रॉपिकल इलाकों में थे, होमो निएंडरथाल्स जो कि यूरोप की ठंडी जगहों पर इवॉल्व कर रहे थे, होमो सोलेंसिस जो इंडोनेशिया और जावा की तरफ थे, और होमो ऑस्ट्रेलोपाइथिकस जो ईस्ट अफ्रीका में इवॉल्व हो रहे थे। लेकिन आज यही होमो सेपियंस जो एक टाइम पर एवोल्यूशनरी स्टेज पर थे, जिनके बारे में ये भी कंफर्म नहीं था कि आगे जाके जिंदा बचेंगे या नहीं, कहीं बाकी स्पीशीज की तरह एक्सटिंक्ट तो नहीं हो जाएंगे, वो होमो सेपियंस आज पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं, उसे चला रहे हैं, उस पर राज कर रहे हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अब इस डोमिनेशन की शुरुआत हुई हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट से, जिसे कहा गया कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। शुरू में होमो सेपियंस सिर्फ शिकार करते थे, खाने और रहने की जगह की तलाश में कहीं भी निकल जाते थे। ये वो टाइम था जब होमो सेपियंस दे वर जस्ट पार्ट ऑफ द फूड चेन, और वो अपने से कमज़ोर जानवरों का शिकार करके उन्हें खाया करते थे। इसीलिए उनके दांत भी बड़े बड़े थे, उनकी इंटेस्टाइन्स काफ़ी बड़ी थी, लेकिन ब्रेन का साइज़ काफ़ी छोटा था। रॉ मीट खाने और पचाने दोनों में ही उनको बहुत टाइम लगता था, इसलिए सेपियंस का पूरा दिन हंटिंग और गैदरिंग के आसपास ही घूमता था। उस समय लायन, टाइगर और शार्क्स फूड चेन के बादशाह थे, लेकिन आग यानी फायर की डिस्कवरी से सब कुछ बदल गया। और इससे सेपियंस का एवोल्यूशन ऐसे इम्पैक्ट हुआ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि अब वो पका हुआ मीट खाने लगे थे जिससे उनको खाना और पचाना दोनों ही आसान हो गया था, तो उनके दांत और इंटेस्टाइन छोटे होने लगे और उनका ब्रेन ग्रो करने लगा। अब ब्रेन के बढ़ने से उनकी सोचने की ताकत बढ़ने लगी, और अपनी इसी सोच की इस्तेमाल करके उन्होंने आपस में बात करने के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और अपने से बड़े जानवरों को मारने के लिए टूल्स बनाए। इवेंचुअली कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने टाइगर, लायन, शार्क इन्हें रिप्लेस करके होमो सेपियंस को फूड चेन का बादशाह बना दिया। फिर धीरे धीरे होमो सेपियंस अलग अलग इलाकों की तरफ बढ़ने लगे, जहां वो सेपियंस की दूसरी प्रजातियों के कांटेक्ट में आए। अब साइंटिस्ट का ये कहना है कि यहाँ सिर्फ 2 ही बातों की पॉसिबिलिटी है। पहला है इंटरब्रीडिंग थ्योरी, यानी कि जब अलग अलग प्रजाति के होमो सेपियंस आपस में मिले उन्होंने इंटरब्रीड किया। और दूसरी है एक्सटिंक्शन थ्योरी, यानी कि जैसे सेपियंस बाकी जानवरों को मारते थे वैसे ही उन्होंने दूसरी प्रजाति के सेपियंस को भी मार दिया, एंड दैट इज वाई हमारे पास सिर्फ अब एक ही स्पीशी बची है ऑफ होमो सेपियंस। नाउ व्हाटएवर मे हैव हैपेंड, रियलिटी ये है कि सेपियंस ने सर्वाइव किया और वहां से उनका एवोल्यूशन कंटिन्यू हुआ। इन टाइम्स टू कम फायर की डिस्कवरी, खाने की तलाश और बढ़ती आबादी, इन तीनों फैक्टर्स की वजह से होमो सेपियंस ने ठंडे इलाकों में माइग्रेट करना शुरू कर दिया। वी हैव हिस्टोरिकल एविडेंसेस कि यूरोप और एशिया के ठंडे इलाकों में मैमथ यानी कि जंगली हाथी पाए जाते थे। होमो सेपियंस के वहां माइग्रेट होने के कुछ ही साल बाद वो मैमथ्स एक्सटिंक्ट हो गए, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैमथ के पैदा होने में और उनके बड़े होने में बहुत टाइम लगता है। अगर होमो सेपियंस ने 1 महीने में एक भी मैमथ को मारा हो तब भी उनका कुछ ही सालों में विलुप्त होना, उनका एक्सटिंक्ट होना पक्का था।
फिर सेपियंस रशिया के साइबेरियन रीजन से निकलकर अमेरिका के अलास्का रीजन की तरफ पहुंचे। जब गर्मियों में बर्फ पिघलने लगी तो वो अलास्का से निकलकर नॉर्दर्न अमेरिका माइग्रेट हो गए। मतलब जहां भी सेपियंस पहुंचे वहां से बड़े बड़े जानवर गायब होने लगे। तो ये था फेज ऑफ कॉग्निटिव रेवोल्यूशन दैट मार्क द फर्स्ट बिग चेंज इन ह्यूमन काइंड एवोल्यूशन। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद जिस रेवोल्यूशन ने हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड पर बहुत बड़ा असर डाला वो था एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। अब क्योंकि होमो सेपियंस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुके थे, इसीलिए एग्रीकल्चर की शुरुआत भी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड लगभग सेम टाइम पर ही हुई थी। द ओनली डिफरेंस वॉज कि द क्रॉप्स दैट वर प्रोड्यूस दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि साउथ अमेरिका में आलू उगाए जाने लगे, टर्की में मिलेट्स और राइस, अफ्रीका में मिलेट्स, चाइना में मिलेट्स और राइस, अमेरिका में मकई और बीन्स उगाए जाने लगे। और इन रीजन्स में एग्रीकल्चर इसलिए शुरू हुआ क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जिन जानवरों की मदद ली जा सकती है ना, जैसे कि पिग्स हैं, गोट्स हैं, गाय भैंस हैं, वो इन इलाकों में मौजूद थे। विद इन 2000 ईयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, होमो सेपियंस ने, भले वो किसी भी रीजन में रह रहे हों, वो सब हंटिंग और गैदरिंग छोड़कर एग्रीकल्चर में लग गए। अब आप में से जो लोग एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा कि खेती बाड़ी में बहुत मेहनत और टाइम लगता है। बीज बोना पड़ता है, टाइम से फसल को पानी देना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, फिर फसल काटने के बाद उसे एक जगह स्टोर करना पड़ता है। तो एग्रीकल्चर के लिए होमो सेपियंस ने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया एंड बिकॉज ऑफ दिस सेटलमेंट उनकी पॉपुलेशन और भी ज़्यादा बढ़ने लग गई। जब पहले वो शिकार की तलाश में इधर उधर भटकते थे ना, तो बच्चों को पालना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से जब वो एक जगह पर टिक कर रहने लगे तो लेडीज़ के लिए बच्चों को पालना आसान हो गया और खाने की दिक्कत भी नहीं रही। अब हो सकता है कि सुनने में आपको लग रहा हो कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने सेपियंस की लाइफ को इम्प्रूव किया, लेकिन सच ये है कि इस रेवोल्यूशन से वो ज़्यादा वल्नरेबल और डिपेंडेंट बन गए। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से पहले लोग क्या खाते थे? वो मीट खाते थे, नट्स खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते थे। बट आफ्टर द रेवोल्यूशन, होमो सेपियंस सिर्फ कुछ गिनी चुनी क्रॉप्स पर डिपेंडेंट हो गए, विच अफेक्टेड देयर हेल्थ। जब वो हंटिंग करते थे तो पूरे हफ्ते में कुल 30 घंटे काम करते थे, लेकिन एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के आने से, क्योंकि वो एक ही जगह पर रह रहे थे, वो हफ्ते में 60 घंटे काम करने लगे। पहले वो हर क्लाइमेट में सर्वाइव कर लेते थे, लेकिन अब क्योंकि वो एक ही जगह में रहने लगे थे, एक ही एरिया में सर्वाइव कर रहे थे, तो वो एक टाइप के क्लाइमेट पर डिपेंडेंट हो गए। तो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने फ्री स्पिरिटेड होमो सेपियंस को डिपेंडेंट बना दिया। खाने में न्यूट्रिएंट्स की कमी से और एनिमल कांटेक्ट में आने से उनमें बीमारियां भी बढ़ने लगी। बट इवन आफ्टर ऑल दीज डिफिकल्टीज, होमो सेपियंस एग्रीकल्चर छोड़कर फिर कभी भी हंटर और गैदरर वाली लाइफ में नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें कंफर्ट आने लगा था। और ऐसा नहीं था कि उन्हें सिर्फ कंफर्ट ही था, कई बार फसल अच्छी नहीं होती थी तो उन्हें टेंशन भी होती थी कि भाई अब तो हम खाना कैसे खाएंगे, क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं हुई, खाने का कोई और साधन भी नहीं था। लेकिन वो अपने पुराने हंटिंग और गैदरिंग स्किल्स भूल चुके थे। तो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से एवोल्यूशनरी सक्सेस तो ज़रूर मिली, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर वो सफ़र करने लगे। इसके बाद चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बदलने लगी। एक्चुअली द सिचुएशन वॉज कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से पहले लोग कम थे, ग्रुप्स छोटे थे, उनमें कोऑर्डिनेट करना आसान था, आपस में कोऑपरेशन ईजी था। बट रेवोल्यूशन के बाद जब ये पॉपुलेशन बढ़ी, देन इट बिकेम अ चैलेंज। तो इस कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की प्रॉब्लम का समाधान सेपियंस ने कुछ ऐसे निकाला कि उन्होंने इमेजिन्ड रियलिटी क्रिएट करी। अब इमेजिन्ड रियलिटी का मतलब है कि किसी ऐसी चीज़ को मानना, किसी ऐसी चीज़ को फॉलो करना जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे कि लॉ, रिलीजन, मिथ, गॉड, मनी। इट्स लाइक अ सुप्रीम ऑर्डर जिसे आप चैलेंज कर ही नहीं सकते। भगवान की बातों को, रिलीजन की बातों को स्टोरी फॉर्म में बताया जाने लगा ताकि सेपियंस उन्हें आसानी से समझ सकें, उनसे रिलेट कर सकें। इमेजिन्ड रियलिटी के आने से सेपियंस दोहरी सच्चाई में रहने लगे। पहली थी ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जैसे कि नदी, पहाड़, पेड़, जानवर जो सामने दिख रहे हैं, और दूसरी थी इमेजिन्ड रियलिटी, जैसे कि गॉड, रिलीजन, लॉज, नेशन जो नज़र ही नहीं आते। समय बीतता गया और समय के साथ साथ सेपियंस ऑब्जेक्टिव रियलिटी से ज़्यादा इमेजिन्ड रियलिटी को मानने लगे। नए नए बिलीफ सामने आने लगे, मटीरियलिस्टिक पोजेशंस और इंटरेस्ट सामने आने लगे, जिसकी वजह से अब लोगों में झगड़े होने लगे। मतलब ऐसा टाइम आ गया जहां इमेजिन्ड रियलिटी भी लोगों को साथ नहीं रख पा रही थी। तो लोगों के इन आपसी झगड़ों को रोकने के लिए सेना का गठन किया गया। अब सेना को मैनेज करने के लिए उसका कोई राजा, कोई रूलर, कोई हेड होना ज़रूरी था, तो रूलर्स बनाए गए।
क्योंकि सेना सिर्फ लड़ने का काम करती थी और कुछ नहीं करती थी, तो उन्हें खाना खिलाने के लिए टैक्स कलेक्शन शुरू हुआ। और क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी, हर जगह सेना नहीं पहुंच सकती थी, तो लोगों को कंट्रोल करने के लिए लॉज बनाए गए। अब क्योंकि सब कुछ नियम के हिसाब से चलने लगा था, इसलिए धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन पावरफुल होने लगा और समाज में हायरार्की आने लगी। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद द नेक्स्ट बिग चेंज वाज यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस। जैसे जैसे सोसाइटीज़ बढ़ी, लोगों के मिथ्स और बिलीफ्स भी बढ़े, डिज़ायर फॉर पावर बढ़ी, छोटे कल्चर्स मेगा कल्चर्स बन गए और फिर उन्हीं मेगा कल्चरल ग्रुप्स को संभालने के लिए एम्पायर्स की ज़रूरत पड़ी। अब एम्पायर बनाने का मतलब है कि आप अलग अलग बिलीफ्स के लोगों को एक साथ रखना चाह रहे हो। उसके लिए ऐसे मीडियम की ज़रूरत थी जो सबको एकजुट रख सके, और अलग अलग विचारधारा के सेपियंस को, अलग अलग विचारधारा के इंसानों को एकजुट करने के 3 मीडियम हैं: पैसा, पॉलिटिक्स और रिलीजन। इन 3 मीडियम्स ने सेपियंस के एवोल्यूशन पर क्या असर डाला और फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से सेपियंस की लाइफ कैसे बदली, ये सब हम डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में। आई एम श्योर आज के एपिसोड से आपको ये ज़रूर समझ आया होगा कि एप्स से लेकर मॉडर्न डे ह्यूमन काइंड तक पहुंचने में जो जो बदलाव आए हैं वो सब किसी रीज़न से आए हैं, और आगे आने वाले समय में भी जो चेंजेस आएंगे उसका कोर फोकस ह्यूमन रेस सर्वाइवल पर ही होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सेपियंस पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करना। Also, if you like this video, give me a thumbs up, share it with your family and friends, and do subscribe to this channel. तो अब हमारी मुलाकात होगी फ्राइडे को विद द बिजनेस एपिसोड, और अगले हफ्ते मंगलवार को मैं आपके लिए लेकर आऊंगी सेपियंस का 2nd एपिसोड। तब तक ह्यूमन काइंड के एवोल्यूशन के बारे में सोचिए, अपनी जिंदगी की कीमत को पहचानिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।